नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष, कहा तिनके की तरह बिखर रही है झाड़ू। दिल्ली में जनसभा को किया संबोधित, मध्यम वर्ग को राहत महसूस कराने वाले बजट को सराहा। दिल्ली में राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं का प्रचार में लगा जमावड़ा। भाजपा का आम आदमी पार्टी पर उनके भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला जारी। वाल्मीकि समाज ने आप के प्रचार वाहन को निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सपा पर माफियाओं के साथ खड़े होने का लगाया आरोप। कहा महिलाओं पर हुई घटनाओं में शामिल होते हैं सपा के लोग। अवधेश प्रसाद के रोने की घटना को बताया नाटक। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर सोमवार को होगा अमृत स्नान। अखाड़ों की डुबकी लगाने का टाइम टेबल हुआ जारी। श्रद्धालुओं के स्नान की सुविधा के लिए प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। और भारत ने 4-1 से जीती 5 मैचों की टी20 सीरीज। आखिरी टी20 में भारत ने इंग्लैंड को 150 रन से हराया। अभिषेक शर्मा ने 54 गेंद में 135 रन बनाए। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चुनाव प्रचार को धार देते हुए आरकेपुरम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया, तो साथ ही आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने और लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के विधायकों के पार्टी छोड़ने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान को और धार दी। आरकेपुरम की विशाल जनसभा में पीएम ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। पीएम ने कहा कि आपदा पार्टी ने दिल्ली के 11 साल बर्बाद कर दिए। आम आदमी पार्टी के विधायकों के पार्टी छोड़ने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर पूर्वांचल के लोगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि जिनके अपने शीश महल होते हैं उन्हें दूसरों की झुग्गी और 2 BHK नहीं दिखते। मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। पीएम ने बजट में सभी वर्गों के लिए किए गए प्रावधानों का विस्तार से जिक्र किया। पीएम ने दिल्ली के लिए भाजपा के संकल्पों का भी उल्लेख किया। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। उर्मिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
दिल्ली में चुनाव प्रचार का आज सुपर संडे रहा। यहां सोमवार शाम को प्रचार समाप्त हो जाएगा और ऐसे में तमाम दलों के नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक दलों के तमाम दिग्गज नेता जनता के सामने उनके दरबार में नमूदार रहे। इस प्रचार में भाजपा का आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी को लेकर हमला जारी है, तो आप एक बार फिर से सरकार बनाने की अपील दिल्ली के मतदाताओं से कर रही है। इन सबके बीच कांग्रेस भी अपनी जगह बनाने की पुरजोर कोशिशों में लगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्ता जनता किसके हाथ में सौंपेगी, इसके लिए बुधवार का दिन निश्चित है। लेकिन इससे पहले भाजपा, आप और कांग्रेस के नेता चुनावी बिसात को अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं। दिल्ली के चुनाव में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उसने अपने पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। पार्टी के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अलग अलग जगहों पर भाजपा का प्रचार किया। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और सभी पर भाजपा के सांसद हैं। बीजेपी के सांसद न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पार्टी का प्रचार करने में जुटे हैं, जहां वे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है, चाहे वो शराब नीति हो, दिल्ली जल बोर्ड हो या फिर डीटीसी बसों का घोटाला हो। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है, चाहे वो शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगभग 29,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे डीटीसी बसेस को लेकर घोटाला किया हो, या फिर चाहे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और कैमरे लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया हो, इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव और चिराग पासवान ने दिल्ली की जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ये नेता जनसभा करने के साथ ही लोगों से मिलकर भी बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली के सभी निवासियों ने बहुत स्पष्ट भाव से मन बना लिया है कि दिल्ली को आपदा से मुक्त करना है और दिल्ली का जो भाईचारा, दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली की जो ऐतिहासिक परंपरा है, उसको फिर से लौटाना है और दिल्ली को विकास की गति पे विकसित दिल्ली बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पे ही इस बार वोट देने का लोगों ने मन बना लिया है। इस बीच वाल्मीकि समाज और दलित पंचायत के सदस्यों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वहां से गुजर रही आम आदमी पार्टी की चुनाव प्रचार वैन को निशाने पर लिया। इधर दिल्ली की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने की राह ढूंढ रही आम आदमी पार्टी भी प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया के समर्थन में रोड शो किया। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी विभिन्न जगहों पर जनसभाओं और रोड शो के जरिए जनता से वोट मांगा। इस बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। नई दिल्ली सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से कड़ी चुनौती मिल रही है। वहीं कालका जी भी हॉट सीट है, जहां से मुख्यमंत्री आतिशी उम्मीदवार हैं। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने रोड शो किया और कहा कि आम आदमी पार्टी ने अगर लोगों को रोजगार दिया होता, महंगाई खत्म की होती, तो उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाकर वोट नहीं मांगने पड़ते।
फिल्मी सितारे शत्रुघ्न सिन्हा को बुला बुला के वोट मांग रही है। अतिशी मरलीना काम किया होता, रोजगार दिए होते, महंगाई खत्म की होती तो शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाकर वोट नहीं मांगना पड़ता। कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली में कई जगहों पर अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया। दिल्ली में सोमवार की शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा और बुधवार को मतदान होगा। ऐसे में सभी पार्टियां अंतिम चरण में प्रचार में जी जान से जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम चरण में है। इस दौरान सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने रविवार को लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली की। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से अपने संकल्प पत्र को पूरा करेगी। दिल्ली यह भारत की केवल राजधानी ही नहीं है, बल्कि दिल्ली यह हिंदुस्तान का दिल है मेरे बहनों। लेकिन विडंबना यह रही है कि लगातार 25-26 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला। कांग्रेस ने भी बहुत सारे घोषणा पत्र जारी किए, आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा पत्र जारी किए, लेकिन अपने घोषणा पत्र में किए गए घोषणाओं को, अपने वादों को इन्होंने अक्षरशः पूरा नहीं किया। हमारे कहने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए, इसके प्रति पहले से ही बहुत सजग रहे और यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी है। और हमारा संकल्प पत्र जो भी आपके पास पहुंचेगा, बैरवाइयों उसमें जो लिखा है अक्षरशः हम पूरा करेंगे। भाजपा की सरकार बनने जा रही है इस बार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर कुशासन का आरोप लगाया। अनुराग सिंह ठाकुर ने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता गंदी हवा, गंदी नालियों और गंदगी भरे इस वातावरण से मुक्ति पाना चाहती है। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहते हैं। 15 साल कांग्रेस की और 11 साल आपदा का कुशासन देखा है। अब जनता मुक्ति पाना चाहती है गंदी हवा से, गंदी नालियों से और गंदगी भरे इस वातावरण से जहां भ्रष्टाचार है। जनता को मजबूर कर दिया, वहां पर उनकी बच्चियां फेल हो गई, स्कूल बने नहीं, अस्पताल के नाम पे कुछ है नहीं, 1000 रुपये का वायदा दे करके मुकर गए महिलाओं से। और आज जहां जहां केजरीवाल जी जाते वहां विरोध होता है। जनता आपदा मुक्त दिल्ली करना चाहती है और भाजपा का कमल खिलाना चाहती है। इस बार दिल्ली के दंगल में भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी से जीत छीनने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले महीनों तक चलाए गए सतत संपर्क अभियान के आधार पर वो इस बार अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है। मथुरा, आगरा, भरतपुर सहित ब्रिज क्षेत्रों के मतदाताओं की एक बड़ी संख्या दिल्ली में रहती है और इस बार भाजपा ब्रिजवासी वोटों को साधने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। दिल्ली में ब्रिजवासी प्रबुद्ध मतदाता सम्मेलन में लोकसभा सांसद राजकुमार चौहर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने बड़ी संख्या में उपस्थित ब्रिजवासी मतदाताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली से आपदा की सरकार को हटाकर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। भाजपा दिल्ली चुनाव में जीत के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में है। पार्टी के सभी सांसद प्रचार के अंतिम दौर में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। लोकसभा सांसद राजकुमार चौहर भी दिल्ली के ब्रिजवासी मतदाताओं के बीच पहुंचे। डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में राजकुमार चौहर ने कहा कि इस बार दिल्ली में केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश हो गया है और दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की इस जीत में दिल्ली में रह रहे ब्रिजवासी मतदाताओं की एक महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका होगी। दिल्ली का जो राजनीतिक समीकरण है उसमें कई जातियां हैं, कई बाहर के लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं और लगातार दिल्ली की राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं और ऐसे में एक बड़ा तबका है ब्रज भूमि से आए हुए उन लोगों का जो ब्रज से निकलकर राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आज यहाँ के मतदाता हैं। आप लगातार जनता के बीच में हैं, पहले तो कैसे देख रहे हैं इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को और किस तरह की उम्मीदें हैं?
केजरीवाल जी का चेहरा जो था ना कि सब बड़े भारी ईमानदारी पे आए, वो अलग बात है कि उनके वीडियो वायरल होते रहे जब प्लान किया था उन्होंने, सबके सामने है। तो अब आम जनमानस दिल्ली का समझ गया है कि केजरीवाल की धोखेबाजी, केजरीवाल की नौटंकीबाजी, केजरीवाल का फर्जीपना, केजरीवाल की ड्रामेबाजी, केवल दिखावा, जमीन पर कुछ नहीं, तो जनता समझ चुकी है। ब्रज को डिफाइंड कैसे करें, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कितने मतदाताओं की ऐसी सूची या परसेंटेज है जो आप समझ रहे हैं इस बार? क्या दिल्ली तो देश की है, तो जब दिल्ली देश की है तो पूरे देश भर के आप जिस प्रदेश की कल्पना करेंगे उस प्रदेश का व्यक्ति दिल्ली में रहता है। लेकिन एक चर्चा कभी नहीं आई कि ब्रजवासी दिल्ली में कितने रहते हैं। लेकिन ब्रज की जब आप अभी चर्चा जब शुरू हुई है तो आप देखिएगा सर्वाधिक लोग आपको ब्रज के पश्चिम के ब्रज पश्चिमांचल क्षेत्र के दिल्ली में मिलेंगे। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था आपदा के समय और सारा ब्रज उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहा, तो आपको लगता है कि इस बार कृष्ण भगवान भी चाहते हैं कि वो गोवर्धन का पर्वत हटे और जो आपदा है उससे मुक्त हो दिल्ली? गिरिराज जी महाराज की कृपा से, क्योंकि हम लोगों के आराध्य गिरिराज जी हैं। गिरिराज महाराज का जयकारा हमारा मूल जयकारा है, गिरिराज महाराज की जय। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में राधे राधे होने वाला है। चार साहब ये माने कि जाबार जो है बदलाव है रो है और दिल्ली में कमल खिल रहा है। बिल्कुल भैया, दिल्ली में बदलाव है कि रेगो ब्रजवासी ने ठान ली है कमल खिलानो है। और ब्रजवासी जब मन बना लें तो कहें तो फिर पीछे ना रहे थे। अब कि ब्रज ने मन बना लो, गिरिराज महाराज के जयकारे लग रहे हैं, राधे राधे है रही है, राम रामू है रही है। तो दिल्ली में तो अब के मुक्ति जब फर्जीवालती मिलेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में जो ब्रजवासी मतदाता हैं वो एकजुट हैं और इस बार गिरिराज महाराज की कृपा से दिल्ली में आपदा की सरकार हट रही है और कमल दिल्ली में खिलेगा। कैमरामैन योगेश के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली में विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया। मतदान का संदेश देती ये अनूठी कार रैली लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोगों को मतदान का संदेश देने और मतदाता जागरूकता के लिए नई दिल्ली में विंटेज ड्राइव फॉर वोटर अवेयरनेस कार रैली का आयोजन किया गया। स्वीप के तहत आयोजित ये विंटेज कार रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर नई दिल्ली के कई इलाकों से गुजरी और लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। जो स्वीप प्रोग्राम हमारा होता है उसके तहत हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यंग वोटर्स के लिए स्केटिंग, गाने के थ्रू, पीवीआर, जितने भी मार्केट एसोसिएशन है उनके साथ मिलके हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग तरीके से रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस बार जिस तरीके से स्वीप प्रोग्राम हुआ है वोटर टर्नआउट जरूर बढ़ेगा, लोगों के जो एपैथी जो है वो जरूर कम होगी। इस रैली में विभिन्न मॉडल और कंपनियों के वाहन शामिल थे। कई कारें तो 100 साल से ज्यादा पुरानी थी। रैली में विंटेज मोटरसाइकिल और स्कूटर भी शामिल थे। रैली में झंडे, बैनर के जरिए लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई। As a part of sweep activity, voter education and electoral participation, and this rally will start from here. And through this rally, we are planning to increase our voter turnout and encourage our voters to come enthusiastically to vote for ensuing Delhi Legislative Assembly election. कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता को लेकर कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। कार्यक्रम में शामिल स्वीप आइकॉन ने भी लोगों से विधानसभा चुनाव में जमकर मतदान करने की अपील की। आप सभी के हाथ में है देश को चलाना, तो मैं चाहता हूं आप एक सही चुनाव करें और एक सही वोट डालिए। और मैं भी 5 फरवरी को आ रहा हूं वोट डालने के लिए, तो मैं भी आशा करता हूं आप सभी भी आएंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की कोशिश है कि लोकतंत्र के इस पर्व में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी बढ़े और लोग बढ़ चढ़कर वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें। पिछले कुछ चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो महानगरों में वोटिंग का परसेंटेज बहुत ज़्यादा उत्साहजनक
नहीं रहा है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें और उसके लिए स्वीप प्रोग्राम के तहत तमाम तरह की इस तरह की कवायद की जा रही हैं। कैमरामैन ललित के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में इस्लाम, सत्तावाद और पिछड़ापन, एक वैश्विक और ऐतिहासिक तुलना नामक किताब का विमोचन किया। यह किताब अहमद टी कुरू द्वारा लिखी गई है, जिसका प्रकाशन खुसरो फाउंडेशन ने किया है। अजीत डोभाल ने इस मौके पर कहा कि किसी भी विचारधारा या विश्वास प्रणाली में टकराव अंतर्निहित हैं। साथ ही विभिन्न राष्ट्रों के बीच भी संघर्ष स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि समाज में इस टकराव या संघर्ष को दूर करने का तरीका क्या है। Problem is this, that the conflicts are inherent in any ideology, thought or belief system, or in the existence of any state. Any thought or any ideology has to be competitive. If it is not competitive, then it is no more, it is universally accepted. So there will be only one. If there is more than one faith and one thing, similarly, unless there is one world state, there will be the states who will have the different conflicts. They will have peace, they will have war. The problem is this, how do we resolve these conflicts? What is the conflict mitigation or resolution mechanism or the mindset of the societies? प्रधानमंत्री ने गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कल पेश बजट को इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर्स को पुरस्कार देती है। पूरा मिडिल क्लास कह रहा है कि यह बजट भारत के इतिहास में मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट है। पहले बजट आना है सुनकर के 5 दिन पहले मध्यम वर्ग की नींद उड़ जाती थी और बजट आने के बाद साल भर वो सो नहीं पाता था। ये बजट ऐसा आया है, हिंदुस्तान का हर परिवार खुशियों से भर गया है, उमंग से भर गया है। मैंने कल कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों की जेब में भी इस साल हजारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना के उत्पादन, मार्केटिंग और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। मखाना बोर्ड की स्थापना की मांग लंबे समय से किसान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। केंद्र सरकार के इस पहल से मिथिलांचल के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। ये बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए काम करेगा। इससे मखाना किसानों को सीधा बाजार मिल सकेगा। मिथिलांचल के किसानों की लंबे समय से ये मांग थी कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाए, मगर पहले की सरकारों ने इस दिशा में कुछ खास ध्यान नहीं दिया। हालांकि डबल इंजन की सरकार में मखाना बोर्ड के गठन को प्राथमिकता दी गई। बिहार में मखाना बोर्ड का निर्माण करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। इसके लिए क्योंकि इससे तेजी से आधुनिकता के साथ जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनके विकास के लिए यह बोर्ड काम करता रहेगा। देश में कुल मखाना उत्पादन का 80% प्रोडक्शन बिहार से होता है। बोर्ड के गठन से बिहार के 8 जिलों को सीधा फायदा होगा। ये जिले हैं दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। बोर्ड सभी मखाना उत्पादकों को एक मंच पर लाएगा। किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे आधुनिक तरीकों से मखाना की खेती कर सकें। ये एक अच्छी पहल है जिससे कि
प्रोडक्शन में जो उत्पादन है उसमें कैसे वृद्धि किया जाए, इस पे चर्चा होगी। उस बोर्ड के जरिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण से लेकर, उस पर जो है काम किया जाएगा। बिहार का मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। बिहार से हर साल लगभग 2 लाख टन मखाना निर्यात किया जाता है। बोर्ड आया तो बजट आएगा तो किसान को फायदा होगा, साथ साथ में व्यापारी को भी फायदा होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। तो इसमें जो फायदा होगा अल्टीमेटली किसान को ही होगा। बिहार में फिलहाल लगभग 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। 25,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं। मखाना बोर्ड के गठन से मखाना उत्पादकों के साथ फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को फायदा होगा। मखाने की खेती और बाजार इससे सीधे लाभ लेंगे। बोर्ड बनने के बाद आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने अपने बजट में मखाना बोर्ड गठन करने का प्रस्ताव पारित किया है। इससे मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के साथ साथ वैश्विक स्तर पे मखाना की मार्केटिंग और ब्रांडिंग को बल मिलेगा। केंद्र सरकार पहले से ही उत्तरी बिहार के विकास को लेकर बड़े कदम उठा रही है। दरभंगा में एम्स और मिथिलांचल उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट का विकास इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एनडीए सरकार के ये फैसले उसे मिथिलांचल में बड़ी बढ़त दिला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट को आत्मनिर्भर भारत बनाने का बजट बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की झलक दिखाई देती है। मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। एक ऐसा बजट जिसमें सब वर्गों का ध्यान रखा गया है, सबका साथ दिखाई देता है। एक ऐसा बजट जिसमें दीर्घकालीन विकास की योजनाएं हैं। ये समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत बनाने का बजट है। और आइए अब बात करते हैं दिव्य और भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए मेला प्रशासन हर तरह से सतर्क है और स्नान की पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशन और बस मूवमेंट के विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्नान घाटों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है। श्रद्धालुओं के आने जाने का मार्ग निर्धारित किया गया है। पुलिस के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। पूरे मेले की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि मेला क्षेत्र में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ क्षेत्र के लिए विशेष प्लान बनाया गया। वसंत पंचमी के अवसर पर होने वाले अमृत स्नान पर किसी को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। वसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ में होने वाले तीसरे अमृत स्नान का लाभ लेने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिवेणी के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। स्नान का ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे लिया जा सकता है, इस पर हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने बुद्धेश्वर महादेव के पीठाधीश्वर राजकुमार जी से विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं। तीर्थराज प्रयाग में महापर्व
की शुरुआत हो चुकी है। 3 फरवरी को है वसंत पंचमी। इसके साथ ही तीनों अमृत स्नान समाप्त हो जाएंगे। करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। स्नान का क्या महत्व है समझने के लिए इस वक्त प्रयागराज की धरा से एक महान संत हमारे साथ हैं, श्री परमहंस योगी श्री राजकुमार जी महाराज, जो कि बुद्धदेव महादेव पीठ के पीठाधीश्वर है। और धन्यवाद महाराज जी। क्या होता है स्नान करने से, कैसे हमारे अंदर और बाहर का परिवर्तन क्या होता है? स्नान करने से ऑल बॉडी द गॉड गिफ्टेड एयर कंडीशन, हम लोगों का शरीर भगवान ने एयर कंडीशन बनाया है। ऑल बॉडी अंडर दी 24 आवर प्रेजेंट ऑफ द गॉड, सब में भगवान है, ये सत्य है। फिर जिज्ञासा होनी चाहिए, श्रद्धा लभते ज्ञानम, जानने की इच्छा व्यक्ति के अंदर होती है। तब वो जब कुंभ की ओर प्रयाग की ओर आता है तो यहाँ देखता है कि इतने जनमानस स्नान कर रहे हैं। तो मानस में लिखा हुआ है कौवा जो है स्नान करता है तो कोयल हो जाता है। ये वाह शरीर से शुद्धता नहीं है, ये आंतरिक शरीर का शुद्धता है। कहते हैं कि स्नान तो आपने कर लिया, आपने आज्ञा चक्र को वहां तक पहुंच गई साधना आपकी, उसके बाद जो पूजा और उसके बाद जो मुद्राओं का क्या महत्व है और कैसे हम लोग उसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं? जब आप स्नान की आज्ञा चक्र संचालित हुआ तो यहाँ पर जो पंडा लोग बैठे रहते हो, पहुँचते ही बाद तुरंत आज्ञा चक्र में चंदन लगा देते हैं, जिससे ये बॉडी कंप्यूटर बॉडी है। और आज्ञा चक्र में चंदन लगने से हमारे छोटे छोटे बच्चे, परिवार के सदस्य आज्ञाकारी होंगे। जैसे आपने देखा कि हमारा सनातन धर्म केवल संस्कार, संस्कृति और सभ्यता नहीं, बल्कि ये विशुद्ध विज्ञान है। इस विज्ञान को समझने के लिए आपको एक बार फिर से प्रयागराज की धरती पर आना होगा और किसी सक्षम सदगुरु की शरण में जाकर के उनसे सही तरीके से प्रश्न करने होंगे। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज में स्नान के लिए जाने वाले ज्यादातर लोग संगम नोज नाम की जगह पर स्नान के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि जहां तक गंगा यमुना के दोनों तटों के दर्शन होते हैं वहां तक संगम की सीमा है। प्रयागराज के स्थानीय संतों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि संगम नोज प्रशासन द्वारा दिया गया शब्द है, जहां जाने की जो हट है, मतलब जो जहां जाने की जो जिद है वो नहीं करना चाहिए। साथ ही अपील की जा रही है कि पवित्र त्रिवेणी को प्रदूषित होने से भी बचाने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। जब भी स्नान की बात होती है, सारा का सारा भीड़ का जो रेला होता है वो संगम की नाक खोजने में लगा रहता है, जिसको संगम नोज कहते हैं। वहाँ कैसे भी पहुँच जाएं, ये बस केवल थोड़े सी जगह में कैसे डुबकी लगा लें तो संगम या केवल उतना ही छोटा? नहीं भैया, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये बहुत जरूरी है, लाखों लोग, करोड़ों लोग आ रहे हैं। जी भैया, ये संगम नोज तो प्रशासन ने कर दिया। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, तावत वेणीम बिजानीयात यावत षटकूल दर्शनम। जहाँ से भी किनारों का दर्शन होता हो, फाफा मोह के बाद दर्शन नहीं होगा, इसलिए वहाँ संगम नहीं है। यहाँ इधर आप जो है शहर का जो अंतिम छोर है, उसके बाद यमुना जी किनारे का दर्शन नहीं होगा। यमुना जी का किनारा प्रयाग इस प्रकृष्ट क्षेत्र पंचकोशी परिक्रमा के पास से जहाँ से शुरू होता है वह केवल यमुना नहीं है, वह गंगा यमुना का, क्योंकि गंगा का स्पर्श यहाँ हो करके गंगा तत्व का स्पर्श तो बहुत दूर तक चला गया ना भगवान, तो वहाँ तक त्रिवेणी है। और यह सोमेश्वर से लेके अगर बहुत कोई दुराग्रही है कि नहीं हमें संगम नोज में ही स्नान करना है, तो उसे भी मैं प्रार्थना करूंगा इसके माध्यम से वो धर्मशास्त्र का अध्ययन करे। सोमेश्वर से लेके शूलटंकेश्वर के मध्य के भाग को त्रिवेणी कुंड कहा है। आप झगड़ा मत करिए, परेशान मत होइए कि हम संगम नोज में ही जाके स्नान करें। सर्वत्र संगम है और सर्वत्र श्रद्धा भक्ति ही तो महत्वपूर्ण है। अक्षय बट क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्म तीर्थ राज समाज सुकर्मा। श्रद्धा विश्वास से आप इन पूरे भूभाग में जहाँ तक योगी जी ने विस्तार किया है सब जगह त्रिवेणी है, कहीं त्रिवेणी से अछूता भाग नहीं है। इसलिए संगम नोज जो प्राशासनिक शब्द है, हे महानुभाव, हे श्रद्धालु हो, आप उसके लिए परेशान मत हो। सर्वत्र त्रिवेणी है, सर्वत्र गंगा यमुना सरस्वती हैं। श्रद्धा से आप जहाँ माथा नवाएंगे वहीं गंगा है। अगर श्रद्धा नहीं, धक्का मुक्की करके आप संगम नोज में चले भी गए तो आपको क्या मिलेगा? और महाराज से ये मान लीजिए यहाँ पर अमृत स्नान हो गया, संत भगवान के चरण पड़ गए और वही गंगा वही यमुना में प्रवाहित होके थोड़े से आगे चली जाती हैं विंध्याचल।
तो अगर कोई विंध्याचल में स्नान करेगा तो उसको फल मिलेगा या नहीं? नहीं भैया, गंगा स्नान को तो फल मिलेगा। अच्छा, गंगा स्नान का फल मिलेगा, लेकिन त्रिवेणी स्नान का फल नहीं मिलेगा। गंगा तो हिमालय से निकलती हुई सर्वत्र है, जब तक गंगा सागर में नहीं मिलती हैं। लेकिन एक श्लोक जो मैं आपको सुना देना चाहता हूँ कि यावन्ति नखलोमानि पतन्ति जाह्नवी तटे तावत वर्ष सहस्त्राणि स्वर्गलोके महीयते। जाह्नवी वहाँ से लेके, हिमालय से लेके हिमावतः प्रभृति गंगा, हाँ, गंगा सागर में तो जाओ, लेकिन वहाँ तक गंगा होते हुए भी इस गंगा का उपलक्षण है प्रयाग। प्रयागे मुंडनम यदि, तो नखलोम और केश का मुंडन यहाँ होगा तब दिव्यलोकम सगच्छति। हाँ, नाखून का भी है, नाखून काटने एकदम नाखून। बाल काटने से कोई दाढ़ी बना रहा है तो दाढ़ी देखिए, अब समर्पण भाव से आप बनाइए ना। दान भी अगर आप उपेक्षा से दे रहे हैं तो दान नहीं हुआ। दान के लिए शब्द है ह्रियादेयम, प्रियादेयम, श्रद्धयादेयम। हृदय से दीजिए, प्रेम से दीजिए, श्रद्धा से दीजिए। अब आप ब्राह्मण को ले रहे, ये कोई मतलब नहीं। दान नहीं हो तो भिक्षा से भी बदतर हो गया। तो तात्पर्य यह है कि हाँ, जो भी नखलोम आप तीर्थराज प्रयाग में अर्पित करेंगे, इस समय तो मैं इस श्लोक को कहने के बाद अपने को थोड़ा सा संयमित करना चाहता हूँ। इसमें गंगा मैया के प्रदूषण की अवस्था जो बढ़ी हुई है, इसमें तो इस श्लोक को वर्जित कर देना चाहिए। यहाँ नखलोम, बाल भी नहीं बनने चाहिए, नहीं प्रभावित होने चाहिए, लेकिन भावनात्मक ढंग से उसको स्थूल नख बाल अर्पित करने के बजाय अपने इन नखों का तात्पर्य ले लीजिए कि काट के छोड़ने के बजाय इन 10 नखों से प्रणाम करिए मैया को, अपने सिर से प्रणाम करिए। तो ये नखलोम मैया को अर्पित कर दीजिए। यहाँ क्षरण मत करिए, छोड़ कर मत कराइए, इससे गंगा जी हमारे और स्थान प्रदूषित होता है। लेकिन ये महत्व है, इतना महत्व है यहाँ। द्रवीभूत ब्रह्म ही माँ गंगा है, द्रवीभूत प्रेम ही माँ यमुना है, और द्रवीभूत ब्रह्म विद्या ही माँ सरस्वती है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती। उत्तराखंड में बद्रीनाथ में माँ सरस्वती का दर्शन पवित्र नदी के रूप में होता है, और उसके बाद माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से होते हुए वो पातालगामिनी हो जाती हैं। प्रयागराज में सरस्वती कूप में गंगा और यमुना के साथ विलीन हो जाती है। यही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का संगम बनाता है त्रिवेणी को परम पावन। महापर्व वसंत पंचमी को कैसे करें प्रयागराज का सेवन, समझिए मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी से। तीर्थराज प्रयाग का सेवन कैसे करें, कैसे यहाँ से अधिकतम लाभ लेकर के जाएं? कि तीर्थ शब्द का अर्थ ही जल है। तीर्थ माने जल। गंगा जी जल रूप होने के बाद भी जल नहीं है। ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापम मेहर जाह्नवी। साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म ही श्री गंगा जी हैं। द्रवीभूत प्रेम ही श्री यमुना जी हैं, और द्रवीभूत ब्रह्म विद्या ही सरस्वती है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती का जहाँ सम्मेलन हो, वह भूमि अपने आप तीर्थराज के पद से अलंकृत हो जाती है। और तीर्थराज वस्तुतः किसी देव विशेष का नाम नहीं है, साक्षात भगवान श्री हरि ही तीर्थराज, क्योंकि उनका नाम तीर्थ, तीर्थ माने पवित्र करने वाला। उनका स्वरूप भी तीर्थ, उनकी लीला भी तीर्थ, और उनका धाम भी तीर्थ। वेद में, पुराणों में तीर्थों का बहुत बड़ा महात्म्य है। हमारे यहाँ कहा गया है कि मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ की सृष्टि की गई है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश्विष्यध्वम् अयम्बोत्तिष्ठ कामधुक्। ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि यज्ञ के सहित की, और यह व्यवस्था दी
कि तुम सबकी कामनाएं यज्ञ से ही पूर्ण होंगी। स्वयं ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना की कामना भी यज्ञ से ही पूर्ण हुई और यज्ञ के लिए उत्तम देश, काल और पात्र का चयन करना चाहिए। उस देश काल की पात्रता तीर्थराज प्रयाग की भूमि में ही श्री ब्रह्मा जी की समझ में आई और श्री ब्रह्मा जी ने भगवदाज्ञा का पालन करते हुए पवित्र सृष्टि का विस्तार करने के लिए यहाँ की पवित्र धरती पर यज्ञ किया। प्रकृष्ट याग होने से इस तीर्थ का नाम प्रयाग हुआ और यह संपूर्ण तीर्थों का राजा है। जो लोग इस भाव से आ रहे हैं कि संतों के दर्शन, क्योंकि मेला तो बहुत विस्तार में है 4000 हेक्टेयर में, जो मूल तत्व है वो है संत भगवान का दर्शन, क्योंकि आप ही ने बताया है कि प्रयाग 2 तरह के यहाँ पे, स्थावर प्रयाग और जंगम प्रयाग। तो कैसे संतों के दर्शन का अधिकतम लाभ उठा पाए हमारे सभी जनता जो आपको सुन। ऐसा है कि जैसे भगवान के संबंध में है कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई। भगवत स्वरूप संतों के संबंध में भी यही है। संत कृपा पूर्वक अपने स्वरूप का बोध जिस भाग्यशाली जीव को कराना चाहें, उसे ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति होती है। वस्तुतः हम लोगों को तो सामान्यन जहाँ कहीं इस प्रयाग क्षेत्र में जो भी संत विराजमान हैं, उन समस्त सिद्ध संतों के चरणों में, समस्त तीर्थों के चरणों में, समस्त देवी देवताओं के चरणों में हम भावपूर्वक साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस भाव से जो भी व्यक्ति आकर यहाँ साष्टांग प्रणाम करेगा, उसके द्वारा यहाँ सूक्ष्म भाव से विद्यमान समस्त संत शक्तियों का सश्रद्ध बंधन हो जाएगा। जो माताएं पंचांग प्रणाम करेंगी, उन महत्पुरुषों के लिए वो पंचांग प्रणाम भी स्वीकृत हो जाएगा। बाकी संतों को पहचानना बहुत कठिन है। हमको लगता है कि ये पागल हैं, अवधूत हैं, पर हो सकता है वे पता नहीं किस ऊंची कक्षा में प्रतिष्ठित संत हों। भव्य महाकुंभ मेले में एक विशेष पहल का अनावरण किया गया है, नमो ऐप पवेलियन, जहां आस्था, सेवा और डिजिटल इंडिया का विजन एक साथ सामने आता है। ये मंडप ये जानने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है कि डिजिटल नवाचार और सरकारी कल्याणकारी योजनाएं देश भर में जीवन को कैसे बदल रही हैं। नमो ऐप पवेलियन में चित्रों के जरिए प्रधानमंत्री का अब तक का जीवन सफर को दर्शाया गया है। युवाओं के बीच इस पवेलियन का काफी क्रेज है और बड़ी संख्या में युवा यहां आ रहे हैं। इसकी विशेष जानकारी दे रहे हैं डीडी न्यूज संवाददाता अश्विनी मिश्र। महाकुंभ नगर में परेड ग्राउंड में स्थित नमो ऐप का पंडाल बेहद आकर्षण का केंद्र है, खासकर युवाओं में। युवा यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म से लेकर अब तक राष्ट्र निर्माण में किए गए कार्यों से परिचित हो रहे हैं और राष्ट्र निर्माण का संकल्प भी लेकर जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या उद्गार हैं युवाओं के। जब नमो ऐप के इस पंडाल में आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको एक सामने जो पंडाल का पहला भाग है वो नरेंद्र मोदी यात्रा अविराम अनवरत, जिसमें 1950 में 17 सितंबर में उनके जन्म से लेकर आगे की अब तक की साल 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने तक की सभी यात्राओं को पिक्चर्स के माध्यम से, फोटोज़ के माध्यम से बेहद अच्छे तरीके से व्याख्यायित किया गया है। साल 2014 से लेकर साल 2024 तक की जो अंतर यात्रा रही, जो भारत के विकास की गाथा रही है और जो अनवरत जारी है, उसके रियल टाइम जानकारी, हर एक कल्याणकारी योजनाओं के बेनिफिशरीज की संख्या और साथ ही साथ उनकी वास्तविक संख्या माईगव पोर्टल के जरिए यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। मेक इन इंडिया जो कि बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और साथ ही साथ अन्य कार्यक्रमों की जानकारी यहाँ पर हासिल की जा सकती है। प्रधानमंत्री का ये AI वर्जन यहाँ पर सवालों के भी जवाब देता है। अगर किसी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल ने भारत में लड़कियों को सशक्त बनाने में किस प्रकार योगदान दिया, तो इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर में सुना जा सकता है। निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देकर भारत में
लड़कियों को सशक्त बनाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। नमो ऐप पांडाल के इस सेक्शन में अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में युवा बुजुर्ग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से नमो ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर वीडियो क्लिप के जरिए जान रहे हैं और साथ ही साथ जल संरक्षण के लिए, स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए शपथ लेने का भी यहाँ पर सेक्शन है, जहाँ पर आप अपने डिटेल्स भरकर यहाँ पर शपथ ले सकते हैं। कुछ युवाओं से बात करेंगे। ये पूरा का पूरा जो आप ऐप देख रहे हैं, ये कितना प्रेरित करता है? प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा को तो स्थापित ही करता है, देश बिगड़ने की प्रेरणा देता है। ये ऐप हमको डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से जुड़ने का मौका देता है और इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं और हर एक सवाल का सबसे बहुत अच्छा है ये ऐप है। इसमें हम अपने हर एक सवाल का जवाब पा सकते हैं। इस पंडाल के प्रदर्शक पुंडरीक मिश्रा हमारे साथ हैं। कितनी आमद रफ्त लगभग रोज युवाओं की हो रही है और कौन कौन सी चीजें इसमें और एग्जिबिट की जा रही हैं? इसमें लगभग जो है प्रतिदिन हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आ रहे हैं और युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। इस पंडाल में आने वाला हर युवा प्रेरित होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से। वो जानता है कि कैसे 2047 के लिए 24/7 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साधक के रूप में राष्ट्र निर्माण में जुटे हुए हैं। और साथ ही साथ नमो ऐप एक ऐसा ऐप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात ऑल इंडिया रेडियो के जरिए करते हैं, लेकिन अगर आपको अपने मन की बात प्रधानमंत्री से करना हो तो आप नमो ऐप के जरिए कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। संस्कृति मंत्रालय ने आकाशवाणी के सहयोग से नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में विशेष शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम 16 फरवरी तक प्रतिदिन सवेरे 9:30 से 10 बजे तक आकाशवाणी के 21 केंद्रों से सीधा प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने किया। संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला ने बताया कि हर कंठ में भारत युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करता है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि यह पहल लगभग 600 से अधिक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर रविवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और कांकेर जिले की सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ नक्सलियों के उत्तर बस्तर माड़ डिवीजन कमेटी के नक्सलियों के साथ हुई। सुरक्षा बलों ने माओवादियों के बड़े कैडर्स को घेर रखा है। सुरक्षा बल क्षेत्र में गश्त और सर्च अभियान चला रहे हैं। कांकेर पुलिस ने नक्सल एनकाउंटर की जानकारी दी है। वहीं एक दिन पहले शनिवार को बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया था। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित शिरडी साईं बाबा मंदिर साईं का आंगन में CBS कल्चरल फाउंडेशन के सहयोग से 23वां वसंतोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वृहद स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविख्यात आध्यात्मिक विचारक और लेखक डॉक्टर CB सतपथी सहित देश विदेश से आए अनेक साईं भक्त सम्मिलित हुए। सुमधुर संगीत और भाव विभोर सुरों में साईं की वंदना। मौका है CBS कल्चर फाउंडेशन के सहयोग से गुरुग्राम स्थित शिरडी साईं बाबा मंदिर साईं का आंगन के 23वें वसंतोत्सव का। प्रसिद्ध विद्वान, आध्यात्मिक विचारक, लेखक और मानवतावादी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी एवं मीरा सतपथी ने दीप प्रज्वलन कर साईं वंदन से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य रूप से डॉक्टर CB सतपथी रचित अद्वितीय ग्रंथ श्री गुरु भागवत में वर्णित श्री गुरु प्रथा को नृत्य और भावनाओं के मनमोहक संगम के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। बसंत की इस संध्या को सुरों से संगीतबद्ध किया उड़ीसा की दिव्यांग गायिका आशा बहादुर गुरंग ने।
जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज में धारा प्रवाह भजनों की प्रस्तुति दी। सुप्रसिद्ध प्रिंस डांस ग्रुप ने अपने नृत्य से सभी में देशभक्ति का जोश भर दिया। इसके बाद साईं का आंगन के बच्चों ने नवदा भक्ति से ओतप्रोत डॉक्टर सतपथी रचित भावपूर्ण साई भजनों के सुमधुर गायन से सभी को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर डॉक्टर सतपथी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भावी पीढ़ी में अपनी संस्कृति के प्रति अनुराग बढ़ाना और परमार्थ का संदेश देना है। यहाँ पर जितने भक्त आते हैं उनके सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति नहीं, उनके परिवार की साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक उन्नति के लिए सब प्रयासरत है कि जो अगले पीढ़ी आ रहा है इसको हमारे संस्कृति का परिचय देना। सिर्फ भाषण से परिचय नहीं होता, उनके साथ मिल के परिचय दिया जाता है। सब लोग यहाँ पर जितने बच्चे आप देखें उनके पेरेंट्स भी सब उसमें सम्मिलित है, सारे कला वगैरह। जिसमें जो भी कला है, जो भी कैपेसिटीज है, उसको आगे लेना ही मानवीयता है। अब बाबा का मंदिर में, प्रांगण में अगर इस मानवीयता को नहीं ले, समानता, मानवीयता और जिनको सहायता चाहिए उनको विपद के समय नहीं आ पाए या उनके गुणों को उत्तरोत्तर बुद्धि नहीं कर पाए तो कुछ माने नहीं रहता। इसी को दृष्टि में रखते हुए यहीं पर साई आंगन में ये हर वर्ष हम लोग पालन करते हैं। इस अवसर पर देश विदेश से आए अनेक साईं भक्तों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय भक्त भी सम्मिलित हुए। मंदिर परिसर को मुख्यतः पीले रंग की फूल मालाओं के साथ सुसज्जित किया गया। साईं का आंगन में बसंत ऋतु के आगमन को एक मधुर सांस्कृतिक संध्या के रूप में मनाया गया, जो कि मंदिर के वार्षिक उत्सव का दिन भी होता है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में रविवार को काफी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंचे। रविवार को जहां एक और केदार से कैलाश पुस्तक का लोकार्पण किया गया, तो वहीं दूसरी ओर फिल्म निर्माता, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक प्रकाश झा भी मेले में पहुंचे और विशेष रूप से चर्चा में शामिल हुए। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। भारत मंडपम में चल रहे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में रविवार को बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। रविवार होने के साथ ही बसंत पंचमी के दिन ने इसकी रौनक को और भी बढ़ा दिया। यहाँ न केवल पुस्तक प्रेमियों का जमावड़ा लगा रहा, बल्कि काफी संख्या में लेखक भी नजर आए। हर बार इतने उत्साह से आते हैं क्योंकि एक उत्साह इसके साथ ये भी जुड़ा होता है कि मैं लेखिका हूँ, कवियत्री हूँ और कोई ना कोई पुस्तक मेरी आई है। ये एक रोमांच बना रहता है हर बार। और सबसे अच्छी बात इस बार की ये है कि बसंत पंचमी के दिन मेरा आना हुआ। माँ सरस्वती का आह्वान जब हमने किया तब हमारी लेखनी ने कुछ लिखना शुरू किया और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माँ सरस्वती का, वीणा पानी का और इस बुक फेयर का, जो अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे कवियों को, लेखकों को पढ़ने का अनुभव हमें देते हैं। जो विश्व पुस्तक मेला है, यहाँ आकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किताबों का पूरा संसार एक छोटी सी जगह पर आकर सिमट के आ गया है। यहाँ पर आना, कहिए मेरा इस महीने मेरा जन्मदिन भी है तो मेरा बर्थडे गिफ्ट का मंथ शुरू हो गया है और इनसे अच्छा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता उपहार किसी को देने के लिए। पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा है। इवन बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी गतिविधियाँ भी हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे गेम्स भी हैं। ऐसे मेले मैं तो चाहती हूँ कि हर महीने लगते रहें यहाँ पर, तो बहुत अच्छा रहेगा। मेले में हर दिन काफी संख्या में पुस्तकों का लोकार्पण भी हो रहा है। केदार से कैलाश पुस्तक का भी मेले में लोकार्पण किया गया। इसमें लेखक ने 12 ज्योतिर्लिंगों को दिखाने का प्रयास किया है। इस किताब की खासियत यह है कि इसमें तीनों चीज़ें हैं। इसमें मैं और मेरे पति दीपक, जिन्होंने ये किताब लिखी है, हम इन ज्योतिर्लिंग में खुद गए हैं और हम आज से बहुत साल पहले गए जब सुविधाएं बहुत कम थी, तो ये यात्रा शायद और भी ज़्यादा सुंदर थी। हमने कैलाश मानसरोवर भी इकट्ठे किया है, जो कि एक अपने आप में अलौकिक अनुभव है। ना वहाँ मंदिर है, ना प्रतिमा है, ना पुजारी है, ना पूजा के लिए अगरबत्ती है, बट वहाँ जाकर आपका अनुभव आपसे सिर्फ ये कहेगा कि ईश्वर है और यही है। और ये भावना इस किताब को पढ़ते समय आपको पल पल फील होगी।
पुस्तक मेले के थीम पवेलियन में ही भारत लिटरेचर फेस्टिवल के तहत चर्चाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें फिल्म निर्माता, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक प्रकाश झा से भी विशेष रूप से चर्चा की गई। नई दिल्ली से गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए 83 रन के लक्ष्य को भारत ने 1 विकेट खोकर 11.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। भारत ने बिना किसी नुकसान के 17 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 82 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। भारत ने 5वें और अंतिम T20 मैच में इंग्लैंड को 150 रन से हराकर सीरीज 4-1 से जीत ली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने अभिषेक शर्मा की सेंचुरी के दम पर 9 विकेट खोकर 247 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 97 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अभिषेक शर्मा ने 54 गेंद पर 135 रन बनाए। उन्होंने 13 छक्के लगाए और 37 गेंद पर सेंचुरी पूरी की। ये किसी भारतीय खिलाड़ी का सबसे बड़ा T20 स्कोर रहा। अभिषेक शर्मा ने 2 विकेट भी लिए। इसके अलावा मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती को भी 2-2 विकेट मिले। इंग्लैंड से फिल सॉल्ट ने 55 रन बनाए, वहीं ब्राइडन कोर्स ने 3 विकेट लिए। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।